कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले दोनों भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अनुराग जी की बात सुनकर सम्राट बिल्कुल शांत और शॉक्ड होकर बैठा था, लेकिन उसके अंदर जैसे तूफान उठ चुका था। अनुराग जी की आवाज़ अब भी कमरे में गूंज रही थी। उस बच्चे के लिए वो माँ भी है और पिता भी। बस यही एक वाक्य बार बार उसके सीने में उतर रहा था। उसकी सांसें धीरे धीरे भारी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को अंदर से कसकर पकड़ लिया हो। उसकी आंखों के सामने अचानक समर का चेहरा घूम गया। वो छोटी सी मुस्कान, उसका मासूमियत से मम्मा कहना, उसका उसकी गोद में आकर चुप हो जाना, और फिर वही पल जब उसने प्यार से समर के गाल को चूमते हुए कहा था, इतना प्यारा बच्चा है कि इसके लिए कोई भी अपना काम छोड़ सकता है। उस वक्त उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस बच्चे को वो अनजाने में अपने सीने से लगाए घूम रहा था, वो उसका अपना खून है। वो ख्याल जैसे बिजली बनकर उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे कांपने लगी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनों की आवाज़ सुनाई देने लगी। नहीं, उसके अंदर किसी ने फुसफुसाया, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग ने उसे फिर वहीं लाकर खड़ा कर दिया। 6 साल पहले सिया अचानक गायब हुई थी। फिर 4 महीने की प्रेगनेंसी, बिना शादी, अकेले बच्चा और समर की उम्र, सब कुछ जैसे एक दूसरे से जुड़ता जा रहा था। सम्राट की सांस गले में अटक गई। उसकी आंखें धीरे धीरे भरने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। क्या समर? उसके होठ हल्के से कांपे, लेकिन शब्द पूरे बाहर ही नहीं आ पाए। उसके सीने में अचानक एक अजीब सा दर्द उठा, ऐसा दर्द जो तकलीफ भी था और एक अनजाना सुकून भी। अगर सचमुच समर उसका बेटा था तो इसका मतलब वो पिता बन चुका था। उसका अपना बच्चा इस दुनिया में था, उसका खून, उसका अंश, और वो इतने सालों से उससे अनजान रहा। ये सोचते ही उसकी आंखों से एक आंसू टूटकर नीचे गिर गया। उसने जल्दी से नजरें झुका ली ताकि कोई देख ना सके, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा था उसे छिपाना अब उसके बस में नहीं था। उसे अचानक याद आया, समर पहली बार उससे कैसे घुल मिल गया था, कैसे बिना डरे उसकी गोद में आ गया था, कैसे उसकी उंगली पकड़कर उसे आइसक्रीम खिलाने ले गया था, कैसे उसकी छोटी छोटी बातें सुनकर सम्राट के दिल में अजीब सा अपनापन महसूस हुआ था। उस वक्त उसे लगा था कि बस बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन अब हर पल का मतलब बदल चुका था। उसकी आंखों के सामने अचानक एक और तस्वीर आई। सिया अकेली बैठी है, गोद में छोटा सा बच्चा, चारों तरफ लोगों के ताने, और वो सब कुछ सहते हुए बस अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए है। ये सोचते ही सम्राट का दिल जैसे चीर गया। तुमने अकेले इतना सब कैसे सह लिया सिया? उसके अंदर दर्द से भरी आवाज़ उठी। उसे खुद से नफरत होने लगी। वो 5 सालों तक उसे गलत समझता रहा, उससे नाराज रहा। वो सोचता रहा कि उसने उसे छोड़ दिया, जबकि असल में वो अकेली अपनी निशानी को बचाने में लगी थी। उसकी पलकों पर लगातार नमी बढ़ती जा रही थी। नीलिमा जी ने पहली बार अपने हमेशा मजबूत दिखने वाले बच्चे को इस तरह टूटते देखा था। उनका दिल घबरा गया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। सम्राट, उनकी आवाज़ कांप गई। क्या बात है बेटा? लेकिन सम्राट जैसे सुन ही नहीं पा रहा था। उसका पूरा दिमाग अब सिर्फ सिया और समर में उलझा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर बरसों से खाली पड़ा कोई हिस्सा अचानक भरने लगा हो, और उसी के साथ अंदर एक असहनीय दर्द भी उठ रहा हो। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि अगर समर सचमुच उसका बेटा निकला तो सिया ने अकेले कैसे सब झेला होगा। एक लड़की जो छोटी छोटी बातों पर डर जाती थी, वो जिसके लिए अकेले रहना इस दुनिया में कितना मुश्किल हो सकता है, उसने अकेले माँ बनकर दुनिया का सामना कैसे किया होगा। उसके सीने में फिर दर्द उठा, इतना तेज कि उसने अनजाने में अपना हाथ सीने पर रख लिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, होठ सूखने लगे थे। अनुराग जी और नीलिमा जी दोनों अब उसे चिंता से देख रहे थे। कुछ सेकंड तक कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। फिर अचानक सम्राट धीरे धीरे उठा। उसकी चाल तक लड़खड़ा रही थी, जैसे शरीर में ताकत ही ना बची हो। सम्राट, अनुराग जी तुरंत बोले, कहाँ जा रहे हो बेटा?
सम्राट कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की। सिया का चेहरा फिर सामने आ गया, उसकी डरी हुई आंखें, उसका कहना, मैं अपने बच्चे और हस्बैंड के साथ खुश हूँ। अब सम्राट समझ चुका था कि वो खुशी नहीं, उसका डर बोल रहा था। वो उससे दूर भाग रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका अतीत वापस आकर उसकी ज़िंदगी ना तोड़ दे। और उसी पल सम्राट के अंदर कुछ पूरी तरह बदल गया। अब उसके दिल में कोई शिकायत नहीं बची थी, सिर्फ प्यार था, दर्द था और उसे वापस पाने की बेतहासा चाहत। उसने धीरे धीरे पलटकर नीलिमा जी की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह भीग चुकी थीं। पहली बार उनमें एक बच्चे जैसी टूटन साफ दिखाई दे रही थी। मम्मी माँ, उसकी आवाज़ इतनी भारी थी कि नीलिमा जी का दिल कांप गया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उसका चेहरा छू लिया। क्या हुआ मेरे बच्चे? बस इतना सुनना था कि सम्राट की आंखों से एक बूंद आंसू निकल गया। उसने बेहद मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। उसकी आवाज़ टूट गई। 5 सालों से बहुत थक गया हूँ। नीलिमा जी की आंखें भी भर आई। सम्राट ने होंठ भींचे, जैसे खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, मैं शादी करना चाहता हूँ। अनुराग जी और नीलिमा जी दोनों एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गए। शायद उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि सम्राट ने ये कहा है, क्योंकि वही लड़का पिछले 5 सालों से शादी के नाम से दूर भागता रहा था। नीलिमा जी की आंखों में अचानक उम्मीद चमक उठी। सच? उनकी आवाज़ भर्रा गई, लेकिन अगले ही पल सम्राट की आवाज़ फिर गूंजी, धीमी, कांपती हुई, लेकिन पूरी सच्चाई के साथ। सिया से। कमरे में जैसे समय रुक गया। नीलिमा जी की आंखें फैल गई। अनुराग जी भी कुछ सेकंड तक उसे बस देखते रह गए। हवा तक भारी लगने लगी। नीलिमा जी की आंखों में नमी उतर आई थी, जबकि अनुराग जी गहरी खामोशी के साथ अपने सामने खड़े सम्राट को देख रहे थे। उनके सामने खड़ा लड़का वही सम्राट था जिसे उन्होंने हमेशा मजबूत, शांत और हर हाल में खुद को संभालने वाला देखा था। लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे दोनों के दिल को भीतर तक हिला दिया था। दर्द, बेचैनी, पछतावा और एक अजीब सी टूटन। अनुराग जी ने धीरे से नीलिमा जी की तरफ देखा। दोनों की आंखों के बीच बिना शब्दों के ही जैसे कोई बातचीत हुई। फिर अनुराग जी धीरे धीरे उठे और सम्राट के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वैसे तो बेटा, उनकी आवाज़ बेहद नरम थी, सिया बहुत अच्छी, सुलझी हुई और समझदार लड़की है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे इससे बहुत खुशी होगी। सम्राट की पलकों में हल्का सा कंपन किया। अनुराग जी आगे बोले, कम से कम उस लड़की की ज़िंदगी संवर जाएगी, उसके बच्चे को भी एक पिता का प्यार मिल जाएगा। सच कहूँ तो जितना संघर्ष मैंने उस लड़की को करते देखा है ना बेटा, उसके बाद तो दिल हमेशा यही चाहता था कि कोई ऐसा इंसान उसकी ज़िंदगी में आए जो उसे संभाल ले, उसे अकेला ना रहने दे। सम्राट की आंखों में अचानक नमी और गहरी हो गई। लेकिन अनुराग जी की आवाज़ अब थोड़ी गंभीर हो गई। अचानक जिस तरह से तुमने ये बात कही है, उससे लग रहा है कि बात सिर्फ पसंद या शादी तक नहीं है। तुम्हारी आंखों में बहुत बेचैनी है बेटा, बहुत दर्द है। आखिर बात क्या है? सम्राट कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसकी सांसें अब भी भारी थी, सीने में अजीब सा दर्द उठ रहा था। बार बार बस एक ही चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था, समर। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी बातें, उसका उसे पकड़कर हंसना और फिर अनुराग जी की आवाज़, उस बच्चे के लिए वो माँ भी और पिता दोनों है। सम्राट का दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया। उसके अंदर अचानक एक सवाल बार बार गूंजने लगा, क्या समर मेरा बेटा है? ये सोचते ही उसकी सांस अटक गई, आंखें भर आई। उसे लगा जैसे ज़मीन पैरों के नीचे से खिसक रही हो। अगर सच में समर उसका बच्चा हुआ तो इन 6 सालों में उसने क्या खो दिया? उसका बच्चा बिना पिता के बड़ा हो रहा था और सिया अकेले सब सहती रही, समाज के ताने, अकेलापन, दर्द, और वो बस उसे गलत समझकर नफरत और शिकायतों में जीता रहा। सम्राट की आंखों से आखिर एक आंसू निकल ही गया। उसने तुरंत नजरें झुका ली, लेकिन नीलिमा जी ने देख लिया था। उनका दिल बुरी तरह से कांप उठा। उन्होंने जिंदगी में पहली बार अपने इस बच्चे को इस तरह टूटते देखा था। सम्राट धीरे धीरे नीलिमा जी की तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ दिल और डूबता जा रहा था।
वो उनके सामने आकर रुक गया और धीरे से उनका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। मामी माँ, उसकी आवाज़ बुरी तरह भर्रा गई। क्या क्या मैं कभी किसी के साथ गलत कर सकता हूँ? सवाल सुनते ही नीलिमा जी का दिल कसकर भर आया। उन्होंने तुरंत दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया। नहीं, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरा बच्चा कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चे को जानती हूँ सम्राट, तू ऐसा सोच भी नहीं सकता। सम्राट ने आंखें बंद कर ली, जैसे यही शब्द सुनने के लिए उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन उसके चेहरे पर दर्द अब भी साफ था। नीलिमा जी ने उसके माथे को चूम लिया। फिर किस बात का इतना गिल्ट है बेटा? उनकी आवाज़ कांप रही थी। क्या बात अंदर ही अंदर तुझे इतना तोड़ रही है? सम्राट कुछ पल तक चुप रहा। उसके होठ कई बार खुले लेकिन शब्द बाहर नहीं आ पाए। आखिर उसने बहुत मुश्किल से कहा, मामी माँ, मैं आपको सब बताऊंगा, सब कुछ। लेकिन अभी बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है और सबसे पहले मैं उसे सही करना चाहता हूँ। उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सी दृढ़ता उतर आई। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए। नीलिमा जी और अनुराग जी चुपचाप उसे देखते रहे। सम्राट की आवाज़ फिर गूंजी, क्या क्या आप लोग सिया से मेरी शादी करवाएंगे? ये कहते वक्त उसकी आवाज़ टूट गई, जैसे उससे एक सवाल में उसका पूरा दिल उतर आया हो। नीलिमा जी से अब खुद को संभाला नहीं गया। उन्होंने तुरंत उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। मेरे बच्चे, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अगर तेरी खुशी इसी में है तो इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। सम्राट की आंखें फिर भर आई और वैसे ही नीलिमा जी हल्का सा मुस्कुराकर बोले, सिया मुझे बहुत पसंद है बेटा, बहुत अच्छी लड़की है। उसका अतीत कुछ नहीं है मामी माँ। सम्राट ने अचानक उनकी बात काट दी। उसकी आवाज़ में पहली बार बेचैनी के साथ साथ दर्द भी साफ सुनाई दिया। उसका अतीत कुछ नहीं है, वो धीरे से दोहराया, जैसे खुद से कह रहा हो। मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे बहुत जल्दी है। उसकी सांसें तेज चल रही थी। मुझे कुछ समझना है, कुछ ठीक करना है, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये कहकर उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और पीछे हट गया। नीलिमा जी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन इसके चेहरे की हालत देखकर रुक गई। सम्राट ने बस एक नज़र दोनों पर डाली और फिर तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही सेकंड बाद बाहर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई और फिर सन्नाटा। कमरे में अब सिर्फ नीलिमा जी और अनुराग जी रह गए थे। दोनों काफ़ी देर तक दरवाजे की तरफ देखते रहे जहाँ से सम्राट गया था। नीलिमा जी की आंखों में अब चिंता थी। अनुराग, उन्होंने धीमे से कहा, तुमने उसकी आंखें देखी? अनुराग जी गंभीर होकर सोफे पर बैठ गए। हाँ, उन्होंने गहरी सांस ली। वो सिर्फ सिया से शादी नहीं करना चाहता, उसके अंदर कुछ और भी चल रहा है, बहुत गहरा। कुछ पल दोनों खामोश रहे, फिर अनुराग जी अचानक बोले, नीलिमा, कहीं सिया का जो अतीत है उसका संबंध सम्राट से तो नहीं? ये सुनते ही नीलिमा जी का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उन्होंने तुरंत अनुराग जी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। शायद, उन्होंने बहुत धीरे से कहा, शायद आप सही कह रहे हैं। उनकी आंखों के सामने पिछले कुछ दिनों के सारे दृश्य उभरने लगे। शादी में सम्राट की बेचैनी, बार बार सिया को देखना, उसका खोया रहना, और आज ये हालात। मैंने भी नोटिस किया था। नीलिमा जी बुदबुदाई, जब से उसने सिया को देखा है वो बदल सा गया है, अंदर से बहुत बेचैन हो गया है, जैसे कोई पुराना जख्म अचानक फिर से खुल गया हो। अनुराग जी की आंखें गंभीर हो गई। तो क्या? उन्होंने रुक कर कहा, जिस लड़के ने सिया को अकेला छोड़ा था वो सम्राट है? नहीं, नीलिमा जी लगभग तुरंत चीखते हुए बोल पड़े। उनकी आवाज़ में अपने बच्चे के लिए अटूट विश्वास था। आप ऐसा मत कहिए अनुराग। उनकी आंखें भर आई। मेरा सम्राट ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी लड़की को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने उसे जन्म नहीं दिया तो क्या, मैंने उसकी परवरिश की है, उसे संस्कार दिए हैं। उनके शब्द कांप रहे थे, लेकिन यकीन अडिग था। मैंने अपने बच्चों को सिर्फ नाम नहीं दिया है, संस्कार दिए हैं। मैंने उन्हें सिखाया है कि किसी का दिल तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। मेरा बच्चा किसी लड़की की बेइज्जती तक नहीं कर सकता। फिर प्यार करके छोड़ देना, धोखा देना नहीं। उन्होंने सिर हिलाया। मेरा सम्राट ऐसा नहीं है। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कुछ और बात है जो हम नहीं जानते।
अनुराग जी चुपचाप उन्हें देखते रहे। उनके मन में भी कहीं ना कहीं यही बात थी, क्योंकि उन्होंने भी सम्राट की आंखों में जो दर्द देखा था वो किसी गुनहगार का नहीं था, वो किसी ऐसे इंसान का दर्द था जिसने शायद जिंदगी में बहुत कुछ कीमती खो दिया हो और अब अचानक उसे वापस पाने की उम्मीद जगी हो। कमरे में फिर खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वो खामोशी साधारण नहीं थी। उसने कई अनकहे सवाल थे, कई अधूरे सच और आने वाले तूफान की आहट थी। रात के करीब 9 बज रहे थे। सिया की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने बहुत सारे पल घूमने लगे। उसकी आंखों में एक पल को नमी उतर आई। उसने धीरे से समर को थपकाना शुरू किया और बहुत धीमी आवाज़ में लोरी गाने लगी। उसकी आवाज़ में इतना सुकून था कि कुछ ही मिनटों में समर की पलकों पर नींद उतरने लगी। वो आधी नींद में ही उसकी कमर पकड़कर उससे लिपट गया, जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहता हो। सिया ने उसे अपने सीने से लगाए बैठी रही। कुछ देर बाद समर पूरी तरह सो चुका था। उसके छोटे छोटे हाथ अब भी सिया के दुपट्टे को पकड़े हुए थे। सिया ने झुककर उसके माथे को चूम लिया, लेकिन उसकी अपनी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो चुपचाप अंधेरे कमरे में बैठी रही। बाहर खिड़की से आती हल्की चांदनी समर के चेहरे पर पड़ रही थी और दूसरी तरफ सिया के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसके दिमाग में बार बार आज का हर पल घूम जाता था। सम्राट का अचानक ऑफिस आना, उसकी घूरती हुई नज़रें, वो अजीब सी खामोशी, जैसे उसकी आंखें उसके चेहरे से कहीं ज़्यादा उसके दिल को पढ़ लेना चाहती हो। सिया ने धीरे से आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल सम्राट का चेहरा फिर सामने आ गया। उसका वो सवाल, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? उसकी सांसें हल्की हल्की तेज होने लगी। आखिर वो ऑफिस क्यों आया था? उसने मन ही मन सोचा। और फिर अचानक चला क्यों गया? उसके अंदर डर अब भी बैठा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे सम्राट का यूं सामने आना कोई साधारण बात नहीं थी, जैसे बीता हुआ वक्त दोबारा उसके दरवाजे पर लौट आया हो। उसने बेचैनी से करवट बदले। क्या वो वापस मुंबई चला गया होगा? ये सोचते ही उसके दिल में एक अजीब सी राहत और दर्द दोनों साथ उठे। राहत इसलिए कि शायद अब वो फिर सामने नहीं आएगा, और दर्द इसलिए कि उसका दिल खुद इस बात से पूरी तरह खुश नहीं था। सिया ने तुरंत खुद को डांटा। महादेव, उसने आंखें बंद करते हुए मन ही मन कहा, मुझे इस उलझन से निकाल लीजिए। मैं अपने अतीत में वापस नहीं जाना चाहती। बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है मैंने, अपने बच्चे के साथ, अपनी माँ के साथ। अब फिर से नहीं टूट सकती। उसकी आंखों को कोनों में हल्की नमी उतर आई। उसने सोते हुए समर को और कसकर अपने सीने से लगा लिया। मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ, उसने खुद से कहा, जैसे अपने दिल को समझा रही हो। और सम्राट, उसका नाम आते ही उसकी सांस अटक गई। कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर उसने खुद को सख्त करने की कोशिश की। वो चला ही जाएगा, उसने धीरे से सोचा। उसका यहाँ है ही क्या जो वो रुक कर ढूंढेगा? लेकिन अगले ही पल उसके अंदर दबी हुई चोट फिर से जाग उठी। मैं तो बस एक रात के लिए उसके करीब आई थी। उसकी आंखों में दर्द उतर आया। इन अमीर लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है कि उनकी एक रात किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दे या आबाद। उसके शब्दों में शिकायत थी, दर्द था और बरसों की दबाई हुई कसक थी। उसने लंबी और भारी सांस ली। उसे आज भी वो रात याद थी जब उसने पहली बार खुद को इतना असहाय महसूस किया था। उसके बाद कितनी चीज़ें बदल गई थी, जिंदगी, रिश्ते, सपने, सब कुछ। लेकिन फिर उसकी नज़र उसके सीने से लगी समर पर पड़ी और उसने चेहरे पर तुरंत एक अलग ही नरमी उतर आई। उसने बहुत धीरे से खुद से कहा, चाहे जो भी हो, मेरा अतीत कभी मेरे बच्चे और मेरे वर्तमान पर हावी नहीं हो सकता। मैं फिर से कमज़ोर नहीं पड़ सकती। उसने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की। शायद अब उसे थोड़ी नींद आ जाए, शायद दिमाग कुछ देर के लिए शांत हो जाए। लेकिन तभी पूरे घर की खामोशी को चीरती हुई अचानक डोरबेल बज उठी। टन टन। रात के उस सन्नाटे में ये आवाज़ इतनी अचानक थी कि सिया का पूरा शरीर हल्का सा सिहर उठा। उसकी धड़कन एक पल में तेज हो गई। उसने तुरंत घड़ी की तरफ देखा। रात के 9:30 बजे थे। इतनी रात में, इतनी रात को कौन हो सकता है? सिया ने धीरे से खुद से कहा। उसकी धड़कनें अब भी तेज चल रही थी। उसने बहुत सावधानी से समर के हाथ अपने दुपट्टे से अलग किए ताकि उसकी नींद ना टूटे। फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आई। पूरे घर में सन्नाटा फैला हुआ था। डोरबेल अब बंद हो चुकी थी।
लेकिन उसके दिल की धड़कनें पहले से ज़्यादा सुनाई दे रही थी। वो दरवाजे के पास आकर कुछ पल रुकी। उसके हाथ अनजाने में कांप रहे थे। आखिर उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अगले ही पल उसकी सांसें जैसे अटक गई। सामने सम्राट खड़ा था, वही गहरी आंखें, वही बेचैन चेहरा, और उसे देखते देखते ही जैसे पूरे माहौल की हवा भारी हो गई। सिया की आंखें एकदम फैल गई। आह आप, उसके होठों से मुश्किल से निकला। अगले ही पल उसके चेहरे पर घबराहट उतर आई और उसने तुरंत दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही सम्राट ने अपना हाथ दरवाजे पर रख दिया। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें अजीब सी बेचैनी थी। मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। प्लीज़, सम्राट ने थोड़ा खुद को संभालते हुए कहा। मामू ने भेजा है मुझे, कुछ ज़रूरी काम था। मामू? सिया कुछ सेकंड उसे देखती रह गई, फिर उसे समझ आया कि वो अनुराग जी की बात कर रहा है। उसके चेहरे की घबराहट थोड़ी कम हुई, लेकिन बेचैनी अब भी थी। क्या काम था? उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हुए पूछा। अनुराग सर ने आपको क्यों भेजा है? सम्राट ने हाथ में पकड़ी फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। इसमें ऑफिस की कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, उसने शांत स्वर में कहा। मामू मेरे साथ मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं, तो कंपनी का कुछ काम आपको समझाना है, कुछ हैंड ओवर भी करना है, ताकि उनके जाने के बाद मैनेजर और असिस्टेंट के साथ मिलकर आप चीज़ें संभाल सकें। मामू को आप पर बहुत भरोसा है। सिया ध्यान से उसकी बात सुन रही थी, लेकिन उसके दिल में अब भी अजीब सा डर था। सम्राट आगे बोला, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो बाहर कहीं बैठकर बात कर लेते हैं, किसी कैफ़े में। यहाँ इतनी रात को घर में बात करना ठीक नहीं लगेगा, और शायद आपका माँ और आपकी बेबी भी सो चुके होंगे। हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसकी आवाज़ बेहद सभ्य और संतुलित थी, जैसे वो जानबूझकर खुद को बहुत कंट्रोल में रखे हुए हो। सिया कुछ पल चुप रही। उसने एक नज़र सम्राट के चेहरे पर डाली। उसकी आंखों में आज कुछ अलग था। ठीक है, आखिर उसने धीरे से कहा। 1 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। ये कहकर वो जल्दी से अंदर चली गई। कमरे में आकर उसने सबसे पहले समर को देखा। वो अब भी गहरी नींद में था। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर सिया का दिल हल्का सा कांपा। उसने झुककर उसके बालों को चूमा और फिर धीरे से उसे उठाकर अपनी माँ के कमरे में ले गई। उसकी माँ आधी नींद में थी। माँ, सिया ने धीमे स्वर में कहा। सर का अर्जेंट कॉल आया था। अनुराग सर से कुछ ज़रूरी काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। उसकी माँ ने उनिंदी आंखों से उसे देखा। इतनी रात को? फिर उन्होंने समर को अपनी तरफ लेते हुए कहा। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ माँ, सिया ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने एक बार फिर समर को देखा, फिर खुद को संभालते हुए बाहर आ गई। सम्राट अब भी दरवाजे के पास खड़ा था। उसे बाहर आते देख उसकी आंखें कुछ पल के लिए उसी पर टिक गई। हल्के नीले सूट में खुले बालों के साथ बिना किसी बनावट के भी सिया उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी 6 साल पहले थी, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा। लेकिन उसकी आंखों की थकान अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें ज़िंदगी से लड़ते रहने की आदत उतर आई थी। दोनों बिना कुछ बोले गाड़ी की तरफ बढ़े। कुछ देर बाद गाड़ी एक शांत से कैफ़े के बाहर जाकर रुकी। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। हल्की मध्यम रोशनी और धीमा म्यूज़िक पूरे माहौल को और भी भारी बना रहा था। दोनों अंदर जाकर एक कोने वाली टेबल पर बैठ गए। सिया अब भी पूरी तरह सहज नहीं हो पा रही थी। उसकी उंगलियां टेबल पर रखे नैपकिन को बार बार मोड़ रही थी। सम्राट ने वेटर को बुलाकर 2 कॉफ़ी ऑर्डर की, फिर अपने हाथ में पकड़ी फाइल को टेबल से एक किनारे रख दिया। सिया की नज़र तुरंत उस फाइल पर गई। आप तो कुछ ऑफिस डिस्कस करने वाले थे ना? उसने धीरे से पूछा। सम्राट कुछ सेकंड चुप रहा। उसकी नज़रें सिया पर थी। उसने बहुत धीमे से कहा, नहीं। सिया ने हल्का सा माथा सिकोड़ लिया। सम्राट ने गहरी सांस ली। मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। ये सुनते ही सिया का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने तुरंत कुर्सी पीछे किया और उठने लगी। मुझे आपसे कोई पर्सनल बात नहीं करनी। उसकी आवाज़ में घबराहट और गुस्सा दोनों थे, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, सम्राट ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, सिर्फ बेचैनी, बहुत गहरी बेचैनी। बैठ जाओ सिया, उसकी आवाज़ भर आ गई। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए, सिया ने तुरंत कहा।
उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। तभी सम्राट के होठों से अचानक निकला, हमारे बच्चे की कसम है सिया, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। ये शब्द सुनते ही सिया जैसे पत्थर की हो गई, उसकी आंखें एकदम फैल गई। अगले ही पल वो धीरे से वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे सम्राट भी सुन लेगा, लेकिन उसकी घबराहट में वो ये तक नोटिस नहीं कर पाई कि सम्राट ने तुम्हारे बच्चे नहीं, हमारे बच्चे कहा था। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच भारी खामोशी छाई रही। फिर सिया ने गुस्से और दर्द से भरी नज़रों से उसे देखा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मेरे बच्चे की कसम मुझे कैसे दे सकते हैं आप? सम्राट ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत धीरे से कहा, क्योंकि मेरा तुमसे बात करना बहुत ज़रूरी है। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि सिया कुछ पल के लिए चुप रह गई। वेटर काफ़ी रखकर जा चुका था, लेकिन दोनों में से किसी ने कप को छुआ तक नहीं। सिया की उंगलियां लगातार कांप रही थी। उसके दिल के धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे खुद लग रहा था जैसे सम्राट भी उन्हें सुन पा रहा हो। और सम्राट, उसकी आंखें लगातार सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी। उनमें आज गुस्सा नहीं था, बस दर्द था, बहुत गहरा दर्द। सम्राट ने धीरे से एक लंबी सांस ली और भरी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ सिया, और कहानी खत्म होने के बाद मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। सिया की पलकें हल्के से कांपी। उसने धीरे धीरे नज़र उठाकर सम्राट को देखा। आज पहली बार उसे सम्राट का वो रूप दिख रहा था जो हमेशा दुनिया से छिपा रहता था। एक ऐसा आदमी जो बाहर से बेहद मजबूत था लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ। सम्राट कुछ पल चुप रहा, जैसे खुद को संभाल रहा हो। फिर आखिर उसने बोलना शुरू किया। आज से 6 साल पहले मैं अपने दोस्त सिद्धार्थ की एनिवर्सरी पार्टी में गया था। बहुत बड़ी पार्टी थी, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तारीफ हो रही थी वो थी उस पार्टी की अरेंजमेंट। हर चीज़ इतनी खूबसूरती से सजाई गई थी कि हर कोई बस उसी की बातें कर रहा था। सिद्धार्थ ने बताया कि पूरी पार्टी एक लड़की ने ऑर्गेनाइज की है। सिया की सांसें धीरे धीरे भारी होने लगी, उसकी उंगलियां कसने लगी। मैं उससे मिला, सम्राट की आवाज़ धीमी थी, और पहली नज़र में ही वो लड़की मुझे बाकी सबसे अलग लगी। बहुत सिंपल, बहुत मासूम। उसकी आंखों में अजीब सी सच्चाई थी, लेकिन वो ठीक हालत में नहीं थी। शायद उसे होश नहीं था। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद उसने ड्रिंक ज़्यादा कर ली होगी, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो बार बार खुद को छू रही थी, बेचैन हो रही थी, अपने कपड़ों को खींच रही थी। सिया की आंखें धीरे धीरे भरने लगी। उसके सामने 6 साल पुरानी वो रात फिर से जिंदा होने लगी। उसकी सांसें घुटने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसे एक कॉर्नर में देखा। सम्राट अब भी सिर्फ उसे ही देख रहा था। वो अपने कपड़े नोच रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा लाल हो चुका था और आंखों में अजीब सा नशा था। तभी मुझे समझ आया कि मामला शराब का नहीं है, उसे कोई ड्रग्स दिया गया था। सिया के होंठ कांपे। उसने नज़रें झुका ली। उसकी पलकों से पहला आंसू छलक कर नीचे गिर गया। मैं बिजनेस वर्ल्ड से हूँ सिया। सम्राट की आवाज़ भारी हो गई। ऐसी लड़कियाँ बहुत देखी हैं जो खुद लड़कों के करीब आने की कोशिश करती हैं, उन्हें सेड्यूस करती हैं, लेकिन उस लड़की में ऐसा कुछ नहीं था। वो डरी हुई थी, टूटी हुई थी। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। सम्राट की उंगलियां टेबल पर कस गई। उसकी ड्रेस कई जगह से फट चुकी थी। अगर उस वक्त कोई और उसे देख लेता तो शायद उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती। इसलिए मैं उसे वहाँ से लेकर होटल के एक कमरे में चला गया, सिर्फ उसकी इज्जत बताने के लिए। सिया की सांसें अब कांपने लगी थी। उसका पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ता जा रहा था। मैंने डॉक्टर को बुलाया, सम्राट ने आगे कहा। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया, लेकिन उन्होंने मुझे साफ कहा कि ड्रग्स बहुत पावरफुल है। जिस इंसान ने वो ड्रग दिया था उसका मकसद सिर्फ एक था, वो लड़की खुद अपने कपड़े उतार दे, खुद तमाशा बन जाए और सबके सामने उसकी इज्जत नीलाम हो जाए। सम्राट की आंखों में अब साफ दर्द उतर आया था। मैंने कमरे का टेम्परेचर कम कर दिया, उसे कंबल में लपेट दिया, लेकिन उसका शरीर जल रहा था। वो बार बार बेचैन हो रही थी, रो रही थी, मुझे पकड़ रही थी। सिया ने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया। उसके आंसू लगातार गिरने लगे। डॉक्टर ने कहा था कि उसकी बॉडी को शांत करना ज़रूरी है, वरना उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं।
सम्राट की आवाज़ अब टूटने लगी थी और फिर उसने मुश्किल से शब्द निकले। धीरे धीरे वो मेरे करीब आने लगी। नशे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उसे दूर करने की कोशिश करता और वो फिर मेरे करीब आ जाती। सिया ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांस जैसे सीने में अटक गई। मैं इंसान था सिया। सम्राट की आंखों में नमी उतर आई और उस रात मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने वो सारी हदें पार कर दी जो मैं सिर्फ अपनी पत्नी के साथ पार करना चाहता था। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपना सब कुछ सिर्फ अपनी पत्नी को दूंगा, लेकिन उस रात वो सब मैंने उस लड़की को दे दिया। सिया की आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। उसके सामने वो रात बार बार घूम रही थी। आज मैंने पार्ट जल्दी दिया है तो आप लोग भी कमेंट भर भर कर करिएगा, और अगर कल का पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।